नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मला शुक्ला आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं राही कहानी, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। आप लोगों ने नोट्स अच्छे से बना लिया होगा और उसमें नोट डाउन भी कर लिया होगा कि कौन सी कहानी हमारी कब प्रकाशित हुई थी। तो चले देखते हैं है राही कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। तो देखिए, तेरा नाम क्या है? तो वो बताती है क्या, राही। तुझे किस अपराध में सज़ा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी क्या चुराया था? अनाज की गठरी। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कितना अनाज था। राही, पहली पात्र हमारी कौन सी आ रही है? राही, जिसने क्या चुराया था? अनाज चुराया था। और अनाज कितना चुराया था? तो उसमें अनाज कितना था? 5 से 6 सेर। ठीक है, याद रखिएगा। और सज़ा कितने दिन की हुई? साल भर की। साल भर की उसको क्या होती है? सज़ा होती है उस चुराने के कारण, गट्टी अनाज की जो गट्टी चुराई थी उसके कारण। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मगरूरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि वो राही की जो जाति थी वो कौन सी जाति थी? तो मगरूरी जात की थी। ठीक है। और भीख ना मिले तो? अब ये क्वेश्चन उससे अनीता कर रही है, ठीक है ना। इसमें 2 पात्र हैं, अनीता और राही। चोरी तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टुकड़ा लेकर भी बैठी रही पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर अभी भाग ही रही थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सज़ा देते। यह क्वेश्चन उससे शुरुआत में से कौन कर रही है? अनीता कर रही है कि जब तूने अनाज की गठरी चुराई तो बताई नहीं कि तूने क्यों चुराई। तेरे बच्चे भूख से मर रहे थे इसलिए तूने, तड़प रहे थे इसलिए तूने चुराई। अब देखिए वो क्या जवाब देती। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। अब तेरे बच्चे किसके पास है? उसका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए, वह बोली, उसका बाप मर गया सरकार, जेल में उसे मारा था और वही अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चे का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चे का बाप भी जेल में ही मरा? वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त तो उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले के साथ झगड़ा हो गया था, उसी का उसने बदला लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दी, वहीं वह मर गया। अब ये सब राही बता रही है किससे? अनीता से, कि उस पर हस्बैंड को कौन सी धारा लगाया था उस पर? तो 109 में चालान करके उसको साल भर की सज़ा दे दी थी। ठीक है, और फिर वहीं पे वो मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल में आई थी। अनीता जो थी वो सत्याग्रह से संबंधित थी, ठीक है ना। सत्याग्रह के कारण वो क्या था? जेल में आई थी। पहले उसे B क्लास दिया गया था, फिर उसे घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे A क्लास में दिलवा दिया। मतलब जेल में भी रहने के लिए A और B जगह होती है, ठीक है ना, रूम। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार होना चाहिए। होना ही फिर क्या बात है कि कुछ तो बहुत आराम करते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचार के दूरदर्शिता के कारण यह सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण विचार जीर्ण के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उन्हें बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं।
हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छी बारवद मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर के ए और बी क्लास के लिए झगड़ते रहते हैं। जेल आकर भी हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व का सील लग जाता है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। अपने जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल आ चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हमें देशभक्ति और त्याग से दूर से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हमें मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं में मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें कौन सोच रही है? अनीता अपने आप में चिंतन कर रही है। अनीता सोच ही रही थी कि कल तक तो खादर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथ में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खादर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचार वाली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं, वरन मजाक है। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरी नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की। हमारा वास्तविक जीवन तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार है। अशिक्षा और अज्ञानता का इतना पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालने की माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाले तो कल कहीं और चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य भी है अथवा नहीं। यदि नहीं है तो विचार दर्शन की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता है? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ ही नहीं होता है, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंचने वाले सत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर के कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कारण ही साधना होनी चाहिए। सत्याग्रह की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो, देशभक्त का यही मापदंड क्यों ना बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने अपना सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मगरोरी लोगों की गांव में पहुंच गई है, जहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज़ उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाकर सुनाई जाती हैं और देश में कहा क्या हो रहा है यह सब सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले लोग अब आदर्श ग्रामवासी हो गए हैं। रहने के लिए उन्हें छोटे छोटे अपना घर बना लिए। रहने के लिए उन लोगों ने वहाँ पर छोटे छोटे अपने घर बना लिए। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यह सुख स्वप्न देख ही रही थी कि रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद नहीं खुली। अचानक एक स्त्री जेलर ने उसे आकर के जगा दिया और बोली, आप घर जाने को तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर के चली गई। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। देखिए, इस कहानी का सारांश अगर हम अपने शब्दों में कहें तो यह कहानी 2 पात्रों के बीच में होती है, अनीता और राही। राही जो है वो मगरोरी जात की है। उसने 5 और 6 सेर अनाज की गठरी चुराई थी, जिसके कारण उसे क्या होती है, साल भर की जेल हो जाती है। और जेल में वो अनीता से मिलती है। अनीता आती है सत्याग्रह के कारण।
तो अनीता उससे जब राही से मिलती है तो उससे क्वेश्चन करती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, कैसे आया, तुमको कैसे यहाँ लाया गया है। तो अपनी पूरी कहानी वृत्तांत बताती है, सुनाती है किसको, अनीता को। और राही का जो हस्बैंड था, पति था, उसको भी जेल में ही मर गया था। वो अपने दोस्तों के साथ, 2-4 दोस्तों के साथ पीने क्या गया था। वहीं पे पुलिस वालों की नज़रों में खटका, कुछ बहस हो गई थी पहले से, तो जिसके कारण वो उससे पहले ही पुलिस वाले चिढ़ रहे थे, तो उसको पकड़ के ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं। साल भर की सज़ा हो जाती है और उसका चालान कर देते हैं, 109 में उसका चालान काट करके उसको जेल में डाल देते हैं और वो वहीं मर जाता है। अब राही के जो बच्चे होते हैं वो अनाथ हो जाते हैं। फिर अनीता ये सब जब जान जाती है तो वो सोचती है कि हम लोग सत्याग्रही हैं, बहुत गर्व करते हैं कि हमने सत्याग्रह के कारण हमने जेल में 2 बार आया, 3 बार मैं जेल आई, ये मेरी चौथी जेल यात्रा है। लेकिन इन गरीबों का क्या है जो अपने खाने पीने के लिए भी, इनके पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं होती है। लास्ट में वो सोचती है कि अगर मैं सच्ची देशभक्ति करती हुई या सच्ची देशभक्त हूँ तो हमें अपने देश के इन गरीबों के दुख का निवारण करना चाहिए। और वो सपने में ही देखती है कि वो जेल से छूटने के बाद उन्हीं मगरोरी जातियों के बीच में पहुँच जाती है और वहाँ जा कर के उसने आश्रम खोला है। और वहाँ एक तरफ औरतें जो हैं आश्रम में छोटे छोटे बच्चों के साथ लेकर के सूत की कटाई करती हैं, और मर्द जो है वो कपड़े बनाते हैं और रुई धुनते हैं और उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान दिया जाता है और देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसकी भी जानकारी उन्हें सरल शब्दों में समझाई जाती है। इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। लास्ट में राही ये सब सारी चीज़ें सपने में ही देखती रहती है, अनीता देखती रहती है। लास्ट में जेलर की कोई स्त्री आकर के वहाँ उसे उठाती है कि आपको छोड़ दिया गया है बिना शर्त के ही, क्योंकि आपके पिताजी बीमार हैं। अगर आप लोगों को कहानी समझ में आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।